नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पे। आज हम प्राकृतिक आपदा सूखा का विस्तृत अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है सूखा। हमारे लिए प्राकृतिक आपदाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमारी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। इसके लिए हमने और जो प्राकृतिक आपदाएं कराई हैं आप उनको भी ज़रूर पढ़िएगा। ये आपके यूपीएससी के सारे परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। प्राकृतिक आपदा सूखा, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि रूपरेखा की। यदि हम निबंध की रूपरेखा बना लेते हैं तो हमारा निबंध आसान हो जाता है। आप क्लास को पूरा देखिएगा, जिससे कि हम आपको यहीं पर उदाहरण के माध्यम से समझा देंगे कि निबंध में कैसे क्या लिखना रहता है, क्या कितना लिखते हैं। निबंध कभी भी आप रट नहीं सकते हो, निबंध को आपको हमेशा समझना रहेगा। जब आप समझ लेंगे तो कोई भी आपका निबंध अच्छे से तैयार हो जाएगा। सूखा, प्रकृति की मौन त्रासदी और हमारी तैयारियां। हम अपनी तैयारियों की बात करेंगे कि किस प्रकार हम सूखा से निपटने के लिए तैयार हैं, क्या स्थितियां बनती हैं। सूखा एक ऐसी स्थिति होती है जहां जब वर्षा नहीं पर्याप्त हो पाती है तो वहां पर सूखा जैसी परिस्थितियां बनती हैं। निबंध को 3 भाग में लिखेंगे, भूमिका, मध्य और मुख्य भाग। फिर इसके बाद निष्कर्ष आता है। भूमिका में हम जो हमारा टॉपिक है उससे संबंधित 100 शब्द लिखेंगे। फिर हम मुख्य भाग पे आएंगे, सारी चीज़ें उसमें निबंध की लिखेंगे और निष्कर्ष हमारा निचोड़ रहने वाला है। पहले रूपरेखा बना लेते हैं। रूपरेखा बना लेंगे, उसी को अनुसरण कर लेंगे, निबंध तैयार हो जाएगा। सूखा, प्रकृति का मौन संकट। भूमिका में लिखेंगे सूखा के बारे में 100 शब्द। इसके बाद मुख्य भाग पर आते हैं, तब हम बात करेंगे परिभाषा की, प्रकार की। सूखा किस प्रकार होता है, क्या ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जो सूखे जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। फिर हम देखेंगे भारत में सूखे की क्या स्थिति है, संबंधित क्या उदाहरण हैं। फिर हम देखेंगे सूखे के कारण क्या हैं, प्राकृतिक और मानव जनित। यदि प्राकृतिक है तो क्यों ऐसा होता है, और मानव जनित है तो क्या ऐसी मानव हरकतें करता है जिससे सूखा जैसी स्थिति बनती है। फिर सूखे का प्रभाव देखेंगे, पर्यावरण, समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब पर देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे सरकारी योजनाएं क्या हैं, यानी नीतियां क्या हैं सूखे से निपटने की। फिर हम तकनीकी और सामुदायिक उपायों की बात करेंगे, भविष्य की रणनीति देखेंगे। फिर निष्कर्ष में पूरे निबंध का निचोड़ लिख देंगे। इस प्रकार यह रूपरेखा हम पूरी अनुसरित करेंगे और हमारा निबंध तैयार हो जाएगा। मेंस की आंसर राइटिंग है और दैनिक समाचार विश्लेषण वाली जो सीरीज है उसको भी देखिए। ये हम आपकी करंट अफेयर का पूरा विश्लेषण करते हैं, जो आपकी टॉप न्यूज रहती हैं वही आपके प्रीलिम्स में मदद करेंगी और वो न्यूज़ आपके मेंस में इस प्रकार फायदा करेंगी। जब आप न्यूज़ में डाटा लिखोगे, भाई निबंध लिखोगे तो डाटा तो लिखोगे ना, डाटा कहाँ से लाओगे, जो न्यूज़ में करंट की चीज़ें हैं वही लाओगे, वही तो मैं प्रयोग करता हूँ। तो वो हमने ये सोचा कि आपके लिए एकदम हम तैयार कर दें, जिससे कि आपको वो न्यूज़ भी मिलती रहे। बहुत बढ़िया सेगमेंट है, हम एपिसोड वाइज चलाएंगे, आप उसको ज़रूर देखिएगा। भूमिका की बात करते हैं। सबसे पहले भाषा आपकी प्रभावी होनी चाहिए। कैसे प्रभावी होगी, जब लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगी। पढ़ के देखते हैं। प्रकृति कभी उदार तो कभी कठोर रूप दिखाती है। जब आकाश बरसना बंद कर देता है, धरती की दरारें प्यास से फटने लगती हैं, नदियां सूख जाती हैं और जीवन की लय टूट जाती है, तब हम उसे सूखा कहते हैं। भाषा समझी आपने, ऐसे आपको लिखना रहेगा जो कि आगे निबंध पढ़ने का मन करे। सूखा एक ऐसी आपदा है जो धीरे धीरे आती है, पर उसका प्रभाव अत्यंत गहरा और दीर्घकालिक होता है। यह केवल जल की कमी नहीं बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी असंतुलन का निशानी होती है। अब हम मुख्य भाग पर आएंगे, जहां हम आपको हेडिंग भी प्रयोग करेंगे, पॉइंट भी प्रयोग करेंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ सको। लेकिन आपको परीक्षा में ये सब नहीं प्रयोग करना है, आप पैराग्राफ में लिखेंगे, बस यहाँ आप समझ लेना अच्छे से। फिर सूखा की परिभाषा देखते हैं। सूखा वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक सामान्य से बहुत कम वर्षा होती है, जब जल, मिट्टी तथा नमी की उपलब्धता जीवन के लिए अपर्याप्त हो जाती है। देखो सूखा क्या है भाई, कोई एक ऐसा क्षेत्र ले लेते हैं जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, पीने का पानी तो छोड़िए, वहाँ पर नमी भर का पानी भी नहीं बचता है, उस स्थिति को हम सूखा बोलते हैं। 4 प्रकार होते हैं, जैसे मौसमी सूखा, जब औसत वर्षा सामान्य से काफ़ी कम होती है। कृषि सूखा, जब मिट्टी में फसल के उगाने की योग्य नमी नहीं रहती है। देखो खेत ऊपर ऊपर सूखा दिखता है लेकिन नीचे तो उसमें नमी रहती है ना भाई। कैपिलरी एक्शन होता है जिससे कि फसलों को पानी पहुंचता है, यदि वो भी खत्म हो जाए तो सूखा की स्थिति बनती है। फिर जल वैज्ञानिक सूखा, यानी
जब नदियों, झीलों या भू स्तर जल की गंभीर समस्या से जूझ रहा होता है तो वहाँ पर जल वैज्ञानिक सूखा होता है, यानी हाइड्रोलॉजिकल ड्राट होता है। फिर सामाजिक आर्थिक सूखा यानी सोशियो इकोनॉमिक ड्राट, जब जल की कमी से मानव जीवन, रोजगार और उत्पादन प्रभावित होने लगते हैं। ये सूखा के प्रकार हैं, ये आपको लिखने रहेंगे। इनमें आप चाहें तो एक दो लाइन और लिख सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम देखते हैं सूखा किस प्रकार बनता है, क्या ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिससे सूखा बनता है। तो देखो, सूखा कभी अचानक नहीं आता है, यह धीरे धीरे विकसित होने वाली आपदा है। भाई पहले सतह की थोड़ी नमी गई होगी, फिर थोड़ी गई होगी, फिर थोड़ी गई होगी। थोड़ी नई नमी जब गई थी उसी टाइम यदि बारिश हो जाती तो आपकी वो नमी फिर कवर हो जाती, यानी सूखा जैसी परिस्थिति नहीं बनती है। जब लगातार कई हफ्तों या महीनों तक वर्षा ना हो तो भूमि की नमी जो है कम होने लगती है। नदियों और तालाबों का जलस्तर गिरने लगता है, भूजल का दोहन बढ़ जाता है और समय के साथ संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रभावित होता है। फिर मानव गतिविधियां जैसे अत्यधिक सिंचाई, वनों की कटाई और जल प्रबंधन की कमी इस प्रक्रिया को और तेज बना देते हैं। अब हम देखते हैं भारत की स्थिति कैसी है सूखे के मामले में। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां वर्षा का 70% हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर है। देखिए, जब निबंध लिखिएगा पैराग्राफ में तो कोशिश ये करिए कोई पैराग्राफ जो है बार बार रिपीट ना हो और हर पैराग्राफ का कनेक्शन दूसरे पैराग्राफ से दिखना चाहिए। यदि मानसून असफल होता है तो देश का एक बड़ा भाग सूखे की चपेट में आ जाता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्य नियमित रूप से सूखे का सामना करते हैं। फिर हम देखते हैं कुछ उदाहरण जो पहले सूखा हमने देखा है। 1972 का महाराष्ट्र सूखा, स्वतंत्र भारत के सबसे भीषण सूखों में से एक। लाखों किसान यहाँ पर प्रभावित हुए थे। ये मैं बताऊँ, इस खबर को पढ़ रहा था तो उस समय बहुत से किसानों ने आत्महत्या कर ली थी। पक्षियों की बहुत मौत होने लगी थी क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण उस समय की त्रासदी थी। 2022 का सर्व भारतीय सूखा, पूरे देश में औसत 19% से कम वर्षा हुई थी। 2002 की बात है, तब कम वर्षा हुई थी। सूखा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यह वर्षा बहुत कम थी, धीरे धीरे सूखे की स्थितियां बनने लगी थी। फिर 15-16 का मराठवाड़ा सूखा, यानी किसानों की आत्महत्या दर में उल्लेखनीय वृद्धि वहां पर होती है। सूखा सबसे ज़्यादा परेशान करता है किसान को। भाई आप एक चीज़ ये समझो, आपकी रोजी रोटी, आपका सब कुछ खेत है। खेत में यदि पानी नहीं बचा, नमी नहीं बची तो आप कितना पानी वहाँ पर लगाएंगे, और पानी लाएंगे कहाँ से? ज़मीन से तो लाएंगे, ज़मीन में पानी बचा नहीं है, यानी आपकी फसल पूरी पूरी बर्बाद हो जाती है। सूखे के कारण भारत के कई हिस्सों में पलायन, खाद्य संकट और सीधे जल संघर्ष जैसी समस्याएं जो हैं गहराई से जड़ें जमा चुकी हैं। अब हम सूखे के कारण देखते हैं, जैसे प्राकृतिक कारण, वर्षा की कमी या असमान वितरण। फिर एल नीनो प्रभाव जो मानसून को कमजोर करता है। जलवायु परिवर्तन जिसमें मौसम का चक्र अस्थिर हो गया है। ये एल नीनो, इसको थोड़ा पढ़िएगा, जो अभी मैं वो सीरीज चला रहा हूँ वहाँ पर इसका मैंने फिर अभी जल्दी में जिक्र किया है, क्योंकि हाल ही में एल नीनो फिर से समाचारों में आया था। फिर भू आकृतिक कारक है, जैसे शुष्क क्षेत्र, रेत और कम आर्द्रता। फिर मानव जनित कारण क्या होते हैं? अत्यधिक भूजल दोहन और सिंचाई की असमानता, वनों की कटाई से वर्षा चक्र का असंतुलन, अनियोजित खेती जैसे पानी प्रधान फसलों यानी गन्ना धान की अधिकता, जलाशयों का अतिक्रमण और पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा, और शहरीकरण और जल प्रदूषण से जल स्रोतों का क्षरण। इन सभी कारणों ने मिलकर सूखे को प्राकृतिक से अधिक मानव निर्मित आपदा बना दिया है। फिर हम देखते हैं सूखे के प्रभाव क्या होते हैं। देखिए, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है जिससे उपजाऊपन घटता है। पौधों का जीवन चक्र रुक जाता है, पशुओं को चारागाह नहीं मिलते, जैव विविधता प्रभावित होती है। सामाजिक प्रभाव देखते हैं, ग्रामीण जनसंख्या का पलायन बढ़ जाता है, जल संकट के कारण महिलाओं और बच्चों पर बोझ बढ़ता है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बाधित होती है। फिर आर्थिक प्रभावों की बात आती है कि किस प्रकार से आर्थिक व्यवस्था जो है वो गड़बड़ हो जाती है। तो कृषि उत्पादन में गिरावट से किसानों की आय जो है घट जाती है, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ती हैं, औद्योगिक उत्पादन और बिजली उत्पादन भी प्रभावित होते हैं। फिर मानसिक और सामाजिक तनाव, यानी लंबे समय तक सूखा रहने पर लोगों में अवसाद और निराशा बढ़ती है। कहीं न कहीं से ये जब किसान की फसल जाने लगती है तो उसमें अवसाद बढ़ जाता है और
सामाजिक अशांति और अपराध की दर में वृद्धि होती है। जब खाने को नहीं बचता है तो ये लोग फिर अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ से अपने पेट पालने को विचार करते हैं और गलत रास्तों पर चले जाते हैं। सरकारी योजनाएं और नीतियों पर बात करते हैं तो भारत सरकार ने सूखे से निपटने के लिए कई संस्थागत और नीतिगत स्तरीय कदम उठाए हैं। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम जैसे 2005 का है, सूखा इसमें प्राकृतिक आपदा के रूप शामिल होते हैं। फिर राष्ट्रीय जल नीति देखते हैं 2012 में जो आई थी, जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन पर बल देती है। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी के उद्देश्य से जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना। फिर जल जीवन मिशन देखते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार और जल संरक्षण कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूखा राहत कोष बनाया गया है जो केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसको चला रहे हैं। फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसी योजनाएं पानी के कुशल उपयोग को बढ़ावा दे रही हैं। देखिए, पानी यदि आप नहीं बचाएंगे तो पानी को कभी पैदा नहीं किया जा सकता है। एक दिन यह बुरी स्थिति हर जगह आने वाली है। आदमी कहता है मेरे 2 लोटा खर्च करने से पानी में क्या कमी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। यही सोच अगर सब लोग रखते हैं तो 2-2 लोटा सोचो एक समंदर के बराबर हो जाता है। जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं ऐसे आप मेंस की आंसर राइटिंग पढ़ाते हैं। यदि आप पूरी क्लास वो भी देखेंगे तो सब आपको एक साथ याद होता चला जाएगा। इसलिए आप क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि अब तक नहीं किया है। अब हम देखते हैं तकनीकी और सामुदायिक उपायों के बारे में। जैसे वर्षा जल संचयन, यानी हर घर और गांव में वर्षा जल को संरक्षित करने की परंपरा विकसित करनी चाहिए। फिर जल पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग, यानी उद्योगों व नगर निकायों को इसका पालन अनिवार्य करना चाहिए। ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर तकनीक, यानी कम पानी में अधिक उत्पादन संभव है। जलवायु अनुकूल फसलें जैसे बाजरा, ज्वार, अरहर जैसी फसलें सूखा प्रभावित प्रतिरोधी होती हैं। स्थानीय जलाशयों को पुनर्जीवन, यानी तालाब, बावड़ी, कुएं जैसी पारंपरिक प्रणालियां फिर से अपनाई जानी चाहिए। ये पता है तालाब वाला बहुत मदद करते थे। मान लो यहाँ पर कोई तालाब बना हुआ है, यहाँ पर बगल में खेत है तो इसकी नमी तो इसमें जाएगी ना। हम पानी डायरेक्ट यहाँ से ले चाहे ना लें, और हो सकता है इसकी नमी यहाँ के खेत में भी थोड़ी थोड़ी आए। यानी ये तालाब अपने चारों तरफ सब खेतों को थोड़ी थोड़ी ऊर्जा देता रहता है। फिर जन सहभागिता देखते हैं, गाँवों में जल पंचायतें बनाकर सामूहिक जल प्रबंधन किया जा सकता है। भविष्य की रणनीति देखते हैं, सूखे से निपटने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं बल्कि दीर्घकालिक सोच आवश्यक है। सतत जल प्रबंधन, यानी भूजल दोहन को सीमित कर रिचार्ज सिस्टम को प्राथमिकता देना है। डाटा और पूर्वानुमान, रिमोट सेंसिंग और उपग्रह तकनीक से सूखे की प्रारंभिक चेतावनी जो है की जा सकती है। नीति समन्वय, कृषि, जल, ऊर्जा और पर्यावरण मंत्रालयों के बीच समन्वित नीति बनाई जाए। कृषि विविधीकरण, एक ही फसल पर निर्भरता घटाकर जल संवेदनशील खेती को अपनाना चाहिए। स्कूलों और पंचायत स्तर पर जल संरक्षण की शिक्षा देना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण, यानी वृक्षारोपण और वनों की रक्षा जैसे वर्षा चक्र संतुलित रहें। अब हम देखते हैं निष्कर्ष। सूखा केवल प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि हमारी जीवन शैली का परिणाम भी है। यदि हम जल का दुरुपयोग रोकें, प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखें और सामूहिक जिम्मेदारी निभाएं तो इस मौन आपदा को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। भारत की परंपराएं सदैव जल ही जीवन है का संदेश देती आई हैं। आज आवश्यकता है कि हम उस दर्शन को व्यवहार में उतारें। सरकार, समाज और नागरिक तीनों की साझी प्रतिबद्धता ही भविष्य के सूखे को टाल सकती है। जब तक हर बूंद का मूल्य नहीं समझा जाएगा तब तक सूखा केवल मौसम नहीं बल्कि चेतावनी बना रहेगा। संतुलन ही सुरक्षा है और यह हमारे अस्तित्व की नींव है। और यदि जो हमने पढ़ाई हैं आपको प्राकृतिक आपदाएं, उनको भी आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि वह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। अब 2-3 बार इसका प्रैक्टिस करिएगा। ये क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।